जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो चीज़ है एनपीएस से संबंधित। अभी 1 फरवरी 2024 को जो नया बजट सरकार ने पेश किया है, तो उसमें एनपीएस के पार्शियल विड्रॉल में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों के साथ साथ और कंडीशंस क्या रखी गई हैं, शर्तें, तो उनके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो उसके लिए पहले तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़े बारीक पॉइंट हैं जो समझने की बात है। तो वीडियो को पूरा देखें। एक चीज़ कॉमन है जो सबको पता है कि एनपीएस उपभोक्ता पूरे जीवन काल में, जब तक वो एनपीएस में रहता है, सिर्फ 3 बार ही उसमें से पैसा निकाल सकता है। अब वो पैसा निकालने की जो कंडीशन है कि आप कब कब पैसा निकाल सकते हो। पहला कि भाई बच्चे की शिक्षा के लिए या बच्चे की शादी के लिए, सिंपल है। दूसरा ये है कि भाई कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, किसी को कोई बड़ी सर्जरी करवानी है, उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हो। तीसरा क्या है कि कोई एनपीएस उपभोक्ता या एनपीएस कर्मचारी किसी दुर्घटना में दिव्यांग हो जाता है या ऐसा हो जाता है कि वो काम करने लायक नहीं रहता, तो उसके मेडिकल खर्चों के लिए आप एनपीएस में विड्रॉल कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी एनपीएस उपभोक्ता अपने नाम पर या अपने स्पाउस के नाम पे या तो नया घर खरीदने के लिए या किसी भी घर को बनाने के लिए विड्रॉल कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है कि पहले से अगर आपके पास एक घर है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, आपको उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। अब ये तो हो गई सिंपल सी चीज़ें जिनकी इन कंडीशंस में आप पैसा निकाल सकते हो। इसके अलावा कि जो पैसा आप निकाल सकते हो वो कितना निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ये भी कंडीशन है। एक तो वही है कि पूरी ज़िंदगी में आप 3 बार निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि एनपीएस उपभोक्ता का अकाउंट कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। खैर ये बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। जो असली कंडीशन है अब आएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो आप पहली बार पैसा निकालना चाह रहे हैं एनपीएस से, तो आप सिर्फ 25% पैसा निकाल सकते हैं। अब बहुत से कर्मचारियों को ये तो पता है कि 25% अमाउंट हम निकाल सकते हैं। कौन सी 25% निकाल सकते हैं और कब कब कौन सी 25% निकाल सकते हैं, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। मान लिया कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है आपके एनपीएस अकाउंट में, सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉई का, कर्मचारी का, आप सिर्फ उसी का 25% निकाल पाएंगे। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया इकट्ठा है, सिर्फ आपका हिस्सा 1 लाख, आप सिर्फ उसी 1 लाख में से 25% यानी कि 25,000 रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब वो 25% और वो आपका हिस्सा, वो भी वो है जो आपने कंट्रीब्यूट किया है। उस पैसे से जो कमाई हुई है, ठीक है ना, एनपीएस ने, एनएसडीएल ने वो आपका 1 लाख रुपया जिस भी शेयर मार्केट में लगाया और वहाँ से जो भी उसने कमाई करी, उस कमाई में से नहीं निकाल सकते आप। जो 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन किया हुआ पैसा, सिर्फ उसमें से आप 25,000 निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपका 1 लाख और आपके ऊपर सरकार ने या किसी भी प्राइवेट कंपनी ने उस पर कमाई कर ली ऊपर 30,000 रुपये की, तो आपका टोटल 1,30,000 हो गया, लेकिन आप सिर्फ उस 1 लाख में से निकाल पाएंगे। एक चीज़ तो ये। अब इतनी सी तो एक सिंपल चीज़ हो गई कि भाई आपने पहली बार पैसा निकालना है और आपने उसका 25% निकाल लिया। यहाँ तक तो सिंपल सी गणित है, कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। लेकिन मान लो जब आप दूसरी बार पैसा निकालने जा रहे हैं, दूसरी बार, तब कंडीशन तो 25% की है और आपके ही कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन कौन से की ये समझना। मान लो आपने पहली बार 2020 में, जनवरी 2020 में आपने पहली बार पैसा निकाला। अब आप दोबारा से पैसा निकाल पाएंगे 3 साल के बाद, यानी कि पूरे 20, 21 और 22 के बाद। ठीक है जी, 20, 21 और 22 के बाद, यानी कि जनवरी 23 में 3 साल गुजर गए।
अब जनवरी 23 में आप जब दूसरी बार पैसा निकालना चाहते हैं तो आप 25% ही निकाल सकते हैं, लेकिन आपका टोटल कंट्रीब्यूशन में से 25% नहीं निकाल पाएंगे। आप सिर्फ वही पैसा निकाल पाएंगे जो जनवरी 20 के बाद 20, 21 और 22 में आपने कंट्रीब्यूट किया है। समझ गए? जैसे कि आपने जनवरी 20 में आपकी 1 लाख अमाउंट में से 25,000 निकाल लिया था, आपके पास 75,000 बच गया था। ठीक है जी। और 20, 21 और 22 में आपने फिर से उसमें 1 लाख कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो जनवरी 23 में आपके पास पैसा इकट्ठा है 1,75,000 रुपये। लेकिन आप इस सारे में से 25% नहीं निकाल पाएंगे। आपने जो इन 3 सालों में 1 लाख रुपया इकट्ठा किया, आप उसी का 25% निकाल पाएंगे। इस कंडीशन का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, टोटली इन चीज़ों में आप कहीं पर भी आपके ऊपर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। किसी चीज़ का कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ एक्स्ट्रा निकाल पाएँ। तो इस चीज़ को आप समझिए कि एनपीएस कितनी बड़ी एक बीमारी है। आप अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके आपको सरकार ने कंडीशन दे दी कि आप 25% ही निकाल सकते हैं। आपके पैसे के ऊपर जो कमाई हुई आप उसमें से भी नहीं निकाल सकते। और अगर आपने एक बार निकाल लिया और जब आप दूसरी बार निकालने जाएंगे तो दूसरी बार भी आपने आज तक टोटल जितना पैसा जमा किया उसमें से 25% नहीं निकाल सकते। आपने बीच के वर्षों में पहली बार निकालने के और दूसरी बार निकालने के बीच में जिन वर्षों के अंदर आपने जो पैसा इकट्ठा किया सिर्फ उसमें से 25% निकाल पाएंगे। और तीसरी बार जब कभी निकालना जाएगा, निकालने के लिए आप चाहेंगे, तो तीसरी बार के लिए क्या पता तब तक नया रूल आ जाए। ठीक है, तो साथियों इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लीजिए। बहुत से साथियों से सुनने में आता था, ये उनसे सुना जा रहा था कि सरकार अब ये देगी वो देगी, एनपीएस बुरा नहीं है, एनपीएस अच्छा है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप एक बार देखिए, अगर एनपीएस इतना ही अच्छा होता तो ये जो नेता लोग सदन में बैठे हैं, एमएलए, एमपी या एमसी, एमएलसी, जो पुरानी पेंशन पा रहे हैं, तो क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं जो हमारे और आपसे पहले एनपीएस ना लेते? अगर एनपीएस अच्छा होता तो ये नेता लोग भी एनपीएस ही ले रहे होते। अगर वो ओपीएस ले रहे हैं तो मतलब ओपीएस अच्छा है, पुरानी पेंशन अच्छी है। तो यही वो नियम थे खासकर जो अभी बदलाव किया गया है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो अपना ही पैसा अगर हमें निकालना है अपने एनपीएस अकाउंट से, तो उसके लिए भी हमारे ऊपर इतनी टर्म एंड कंडीशन है और इतनी सख्त हैं कि पूछो मत। ये तो कंडीशंस हैं। आप फिर ऑनलाइन अप्लाई करो, उसका प्रिंट निकालो, उसके बाद आपके नोडल ऑफिसर के पास उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, फिर नोडल ऑफिसर के पास आपकी यूनिट से आप वहाँ पे भिजवाओ, तब आपका नोडल ऑफिसर उसे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर देखेगा कि आपका रीजन सही है कि नहीं है। अब ये नोडल ऑफिसर की दयालुता के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कंडीशन को समझते हुए, आपकी समस्या को समझते हुए वो उस विड्रॉल को अप्रूव करे कि ना करे, है ना। तो समस्याएं बहुत हैं। अगले वीडियो में इन समस्याओं के ऊपर और गहराई से और विस्तार से चर्चा करूंगा, अदरवाइज आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल ये नियम आप समझ लें, अच्छे से समझ लें। इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो अगली बार फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पे आपके साथ मैं ज़रूर जुड़ूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें सारी जानकारियाँ मिलती रहें तुरंत प्रभाव से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।